नमस्कार आप सभी साथियों आज हम लोग जूनियर असिस्टेंट 3284 पोस्ट के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 15 देखेंगे और सभी महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को यहाँ पर साथियों हम जो है सॉल्व करेंगे व्याख्या सहित। तो जो भी दोस्त पहली बार एग्जाम फर्स्ट चैनल से जुड़ रहे हैं उन सभी के लिए मैं बता दूं कि एग्जाम फर्स्ट चैनल पर प्लेलिस्ट के माध्यम से प्रैक्टिस सेट से 1 से लेकर और आज का जो साथियों प्रैक्टिस सेट 15 है इसको भी मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। तो पूरा सीक्वेंस वाइज प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट 15 तक आप सभी वीडियो को एक बार साथियों रिवीजन के तौर पर आप सभी ज़रूर देख लेना। और साथियों मैं कोशिश करूंगा कि एक मास्टर वीडियो बना दूं जिसमें सभी 15 वीडियो को कंपाइल करके, तो इस तरह से आपके जो देखा जाए तो 1500 प्लस क्वेश्चन जो है आप 5 से 6 घंटे में पूरा अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो साथियों आप सभी वेट करेंगे, इस वीडियो को डालने के कुछ ही देर बाद मैं जो है वह मास्टर वीडियो भी डालूंगा। तो आप जो है पूरे उस वीडियो को आप देखकर और साथियों आप जो है रिवीजन करिएगा। अभी समय तो अब बहुत कम है लेकिन फिर भी आप जो है इन 15 प्रैक्टिस सेट का 2 से 3 बार जो है साथियों आप सभी रिवीजन जरूर करिएगा। तो आइए साथियों शुरुआत करते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें कहते हैं निरनुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर, मौखिक स्वर और लुंठित स्वर। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आप भी बताना कमेंट बॉक्स में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वह विकल्प बी, यानी कि ऐसे स्वर जो है वह अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं, जैसे अंगा और अंग जो है अंग यानी अंगूर। और निरनुनासिक स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, जैसे ओ, आ, छोटी ई आदि। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे दोस्तों कि निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है। यहाँ पर हमको घोष वर्ण बताना है, क, ख, च और ग। तो दोस्तों आप जो है बताएंगे कि घोष वर्ण क्या होता है। तो आइए पहले देखते हैं व्याख्या में कि यहाँ पर नाद की दृष्टि से जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर्ण तंत्रियाँ झंकृत होती हैं वे घोष वर्ण कहलाते हैं। और हिंदी वर्णमाला में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां व्यंजन वर्ण जो है सभी स्वर वर्ण और ज, र, ल, व और ह जो है यह घोष वर्ण कहलाते हैं। तो आप इसे याद करेंगे कि हिंदी वर्णमाला में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा व 5वां व्यंजन वर्ण सभी स्वर वर्ण और य, र, ल, व और ह जो है घोष वर्ण कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का अगर देखा जाए तो जो सही उत्तर होगा वह विकल्प डी, यानी कि क, ख, ग। अगर देखा जाए तो यह क वर्ण का जो तीसरा अक्षर है क, ख, ग, तो वही जो है घोष वर्ण में आएगा। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर हमको यह बताना है कि यह जो चिन्ह दिया हुआ है इज इक्वल टू का यह प्रयुक्त होता है किसके लिए। तो इस प्रश्न का आप सभी भी उत्तर देंगे विवरण चिन्ह, तुल्यता सूचक, लाघव चिन्ह और संयोजक चिन्ह। तो यह आप सभी जानते होंगे कि जो बराबर का चिन्ह है वह तुल्यता सूचक के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प बी होगा। अब दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पर हम देखेंगे निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है। वर्तनी शुद्धिकरण का आप जो है स्पेशल आप जो है तैयारी करेंगे, इसको लिख करके आप तैयारी करेंगे, क्योंकि एग्जाम हॉल में इस तरह के प्रश्न देखने में तो छोटे लगते हैं लेकिन काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 दीवारी, चार दीवारी, 4 दीवारी, चार दीवारी। तो यहाँ पर यह बताना है कि किसकी वर्तनी जो है वह सही है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प बी, यानी कि चार दीवारी जो है वही एग्जैक्ट शब्द होता है। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 5 के निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है। यानी कि अत्याधिक जो लिखा है व्यस्तता से जीवन में निरस्ता आ जाती है, तो अत्याधिक जो लिखा है इसका शुद्ध वर्तनी हमको बताना है। तो विकल्प ए, यानी कि अत्यधिक, अत्याधिक, अत्यधिक और अत्याधिक। तो साथियों आप इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए, यानी कि अत्याधिक कोई शब्द नहीं होता बल्कि जो शुद्ध शब्द होता है वह अत्यधिक होता है। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि लकड़ी कौन से संज्ञा भेद का शब्द है। तो यहाँ पर बताना है कि जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर साथियों अगर हम सही उत्तर देखें तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ई, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि लकड़ी जो है एक द्रव्यवाचक संज्ञा है और जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, द्रव्य, सामग्री, पदार्थ आदि का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सोना, लोहा, चांदी, लकड़ी, पानी, गेहूं इत्यादि। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे साथियों कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। 5, 11, 7 और 8।
तो इस प्रश्न का भी जो सही उत्तर होगा वह विकल्प ई यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि साथियों सर्वनाम के जो कुल 6 भेद होते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो प्रयोग के आधार पर हिंदी में 6 सर्वनाम होते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला पुरुषवाचक जिसमें मैं और तू आता है, निजवाचक जिसमें आप आता है, निश्चयवाचक जिसमें यह और वह आता है, अनिश्चयवाचक जिसमें कोई और कुछ आता है, प्रश्नवाचक जिसमें कौन और क्या आता है, और संबंधवाचक जो और सो। सर्वनामों को बहुवचन बनाने में मैं का हम, तू का तुम, यह का ये, वह का वे तथा सो का से हो जाता है। तो हम यह कह सकते हैं कि जो सर्वनाम है वह कुल 6 प्रकार के होते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प ई यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। अब साथियों प्रश्न नंबर 8 देखेंगे कि दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच की तुलना की जाती है तो क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ती है? मूलावस्था, पूर्वावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प सी यानी कि जब दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है तो क्रिया जो है अपने उत्तरावस्था में जो है वह प्रयोग की जाती है। अब साथियों इसमें हम थोड़ा सा यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं कि दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो क्रिया उत्तरावस्था के रूप में दिखाई पड़ती है और विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला जिसे मूलावस्था कहते हैं, इसमें विशेषणों का सामान्य प्रयोग होता है, यहाँ किसी के साथ तुलना नहीं की जाती, जैसे राम एक वीर बालक है, सीता एक सुंदर कन्या है। उत्तरावस्था इसमें दो व्यक्तियों तथा वस्तुओं की तुलना करके किसी एक की न्यूनता अथवा अधिकता बताई जाती है, जैसे राम श्याम से अधिक सुंदर है। और जो उत्तमावस्था होती है उसमें 2 से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाती है और इसमें एक की दूसरे सभी वस्तुओं या व्यक्तियों से न्यूनता या अधिकता बताई जाती है, जैसे राम सबसे वीर है और अभिषेक कक्षा में सबसे सुंदर है। तो इस तरह से आप जो है इन प्रश्नों को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह का प्रयोग आपने इंग्लिश में देखा होगा, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। आइए अब प्रश्न नंबर 9 देखेंगे कि हथियाना में कौन सी क्रिया है। तो आप यहाँ पर बताएंगे कि हथियाना में कौन सी क्रिया है, या इस तरह के प्रश्न जो है कई प्रैक्टिस सेटों में पीछे जो है करवाए जा चुके हैं। तो आप सभी साथी जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे इस प्रश्न का। तो हथियाना जो है वह विकल्प डी यानी कि एक नाम धातु क्रिया है। हथियाना में नाम धातु क्रिया है वह क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है, नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, शर्म से शर्माना और लात से लतियाना, यह सभी जो है नाम धातु क्रिया का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे कि वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना कौन सा काल है। यहाँ पर यह बताना है कि वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना कौन सा काल है। संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान और सामान्य वर्तमान। तो इस प्रश्न का जो दोस्तों सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प बी यानी कि यहाँ पर संभाव्य वर्तमान का प्रयोग किया गया है। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उससे दे देना वाक्य संभाव्य वर्तमान काल का उदाहरण है। शेष सभी कालों के उदाहरण इस प्रकार है, जैसे वह पढ़ता होगा तो यह संदिग्ध वर्तमान का उदाहरण है। मैं खाना खा रहा हूँ तो यह जो है तात्कालिक वर्तमान यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और सामान्य वर्तमान सूर्य पूरब में उगता है। तो आप देख सकते हैं कि इन सभी जो वाक्य हैं इनमें हल्का हल्का सा अंतर है, लेकिन आप एक बार इसे ध्यान से देखेंगे, समझेंगे तो आपको जो यह क्रियाएं हैं वह समझ में आ जाएंगी। जैसे वह पढ़ता होगा तो यहाँ पर तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर वह पढ़ता होगा तो एक संभावना यानी कि यहाँ पर एक संदिग्धता है कि वह पढ़ता होगा, यहाँ पर संदिग्ध वर्तमान। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ तो यह जो है तात्कालिक वर्तमान, क्योंकि खाना के साथ ही मैं बैठा हूँ इसलिए मैं खाना खा रहा हूँ। और सूर्य पूरब में उगता है तो यह सामान्य वर्तमान यानी कि यह एक सामान्य क्रिया है और जो हमेशा होना ही इसका निश्चित है, इसलिए यहाँ पर सामान्य वर्तमान का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे कि से किस कारक का विभक्ति चिन्ह होता है। तो साथियों एक चीज़ मैंने आपको और बताया कि विभक्ति को ही परसर्ग कहा जाता है। कई बार यह एग्जाम में पूछा गया था और बहुत सारे बच्चों ने इसे गलत किया था। तो विभक्ति को ही परसर्ग कहते हैं। तो इस प्रश्न का से किस कारक का विभक्ति चिन्ह होता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प सी यानी कि अपादान कारक का। यहाँ पर जो से है वह अलग होने के अर्थ में अपादान कारक के लिए प्रयोग होता है, जबकि यहाँ पर से जो है जुड़ने के अर्थ में करण कारक के लिए भी एक विभक्ति होती है। परंतु इस प्रश्न में जो है 4 ऑप्शन में करण कारक नहीं दिया है, केवल अपादान कारक दिया है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प सी यानी कि अपादान कारक। निम्न में से तद्भव शब्द साथियों हमको बताना है, किया, अग्नि, आम्र और चंचू। तो यहाँ पर तद्भव शब्द बताना है, ठीक है।
तो तद्भव शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से अलग होते हैं, भिन्नार्थक होते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह तद्भव शब्द वह किया है। अग्नि जो है यह तत्सम शब्द, आम्र जो है यह आम का तत्सम रूप है और चंचू जो है यह भी तत्सम शब्द है। तो यहाँ पर जो तद्भव शब्द है वह विकल्प यानी कि किया। तो दिए गए विकल्पों में किया जो है तद्भव शब्द है और जिसका तत्सम शब्द क्रिया है। शेष विकल्प में दिए गए शब्द अग्नि, आम्र और चंचू तत्सम शब्द हैं, जिनके तद्भव शब्द क्रमशः अग्नि का आग, आम्र का आम तथा चंचू जो है चोंच का तत्सम शब्द है। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे कि विकारी शब्द के प्रकार होते हैं, यानी विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो इस प्रश्न का आप सभी साथी भी उत्तर देंगे 4, 7, 6 और 5। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प यानी कि विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। तो विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं और विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण आते हैं। 19 शब्द में उपसर्ग है, तो 19 में बताना है कि कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प यानी कि उत, उन और उन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प यानी कि 19 में उत उपसर्ग लगा हुआ है। अब साथियों यहाँ पर अगला प्रश्न हम देखेंगे। यहाँ पर कई सारे मित्र जो है यह कमेंट करेंगे कि उन भी उपसर्ग हो सकता है, लेकिन साथियों जो उत है यह सबसे अच्छा जो है, सबसे अच्छा विकल्प, सबसे सटीक विकल्प जो है उत है। और उन भी हो सकता है, लेकिन जब उत दिया है तो यहाँ पर 19 में उत उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 15 देखेंगे कि दिए गए बाईं ओर के शब्दों को दाईं ओर के उनके विलोम शब्दों से मिलाइए। तो यहाँ पर जो मिलान करना है साथियों, यहाँ पर शब्द और उनका विलोम। तो गणतंत्र का विलोम क्या होगा, स्वतंत्र का क्या होगा, वैतनिक का क्या होगा और दहन का विलोम क्या होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मिलान है वह गणतंत्र का वह जो है राजतंत्र होगा, स्वतंत्र का परतंत्र, वैतनिक का अवैतनिक और दहन का जो है समन, यानी कि ABCD जो इस प्रश्न का सही उत्तर है, यानी कि विकल्प C। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे कि मृगधर जो है किसका पर्यायवाची है, सिंह का, चंद्रमा का, शिव का और मयूर का। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प C, यानी कि मृगधर जो है वह शिव का पर्यायवाची है। अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं कि सिंह का पर्यायवाची क्या होता है, शार्दुल, केहरी, केसरी, वनराज और मृगराज। चंद्रमा का शशि, राकेश, इंदु, मृगांक और मयंक होता है। शिव के अन्य पर्यायवाची शब्द शंभु, शंकर, महादेव, महेश, आशुतोष, चंद्रशेखर और मृगधर होता है। और मयूर का अन्य पर्यायवाची शब्द नीलकंठ, कलापी, के की सीख और शिखंडी होता है। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द अनेकार्थी हैं। पहला दल, अनि और रिपु, दूसरा कर, श्रद्धा और खग, तीसरा अनंत, कल, कर और चौथा दल, गुरु और पतंग। तो यहाँ पर हमको यह बताना है कि किस विकल्प के सभी शब्द जो है वह अनेकार्थी हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प C, यानी कि 3 और 4 में जो शब्द दिए गए हैं वह सभी शब्द अनेकार्थी हैं, यानी कि अनंत, कल और कर और दल, गुरु और पतंग में जो सभी शब्द हैं वह अनेकार्थी हैं। अनंत का मतलब आकाश अंतहीन होता है, कल का आने वाला कल और मशीन के लिए भी प्रयोग किया जाता है, कर यानी कि हाथ, टैक्स और किरण के लिए प्रयोग किया जाता है। जबकि जो 4 में दिए गए शब्द हैं, दल यानी कि समूह, सेना, गुरु यानी कि शिक्षक, श्रेष्ठ, भार और पतंग जो है वह सूर्य, टिड्डी और पक्षी के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे कि निम्न में से कौन सा आदि व्याधि शब्दयुग में आदि का अर्थ है। मानसिक कष्ट, आधा, पागलपन, अधकपारी जैसे रोग और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प यानी कि आदि का अर्थ जो है मानसिक कष्ट होता है। आदि का अर्थ मानसिक कष्ट होता है तथा व्याधि का अर्थ शारीरिक कष्ट होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कई बार इस तरह का प्रयोग जो है वह किया जाता है, दोनों शब्दों का एक ही साथ, यानी कि आदि और व्याधि। तो आदि का अर्थ मानसिक कष्ट और व्याधि का अर्थ जो है वह शारीरिक कष्ट होता है। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे कि जिसका वर्णन न किया जा सके इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। अपठनीय, अकल्पनीय, अवर्णनीय और अकथनीय।
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वह विकल्प बी यानी कि जिसका वर्णन न किया जा सके उसके लिए एक शब्द होगा अवर्णनीय। जिसकी कल्पना की जा सके उसे अकल्पनीय कहते हैं, और जिसे कहा न जा सके उसे अकथनीय कहते हैं, और जिसे पढ़ा न जा सके उसे अपठनीय कहा जाता है। शीतर्तु का संधि विच्छेद कौन सा होगा? शीधन ऋतु, शीता धन ऋतु, शीत धन ऋतु और शीत धन ऋतु। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प यहाँ पर सी यानी कि शीतर्तु का संधि विच्छेद है वह शीत धन ऋतु होगा। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है यहाँ पर हमको बताना है। तो पूर्व पद, उत्तर पद, कोई पद प्रधान नहीं होता और कोई तीसरा पद प्रधान होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्पी यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आइए व्याख्या देखेंगे कि जिस सामासिक शब्द के दोनों पद प्रधान हो तथा जिनका विग्रह करने पर अथवा और या लगता हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, ऊंच नीच, भला बुरा और गुण दोष आदि जो है वह द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे कि तुम कहाँ जा रहे हो। वाक्य का प्रकार स्पष्ट कीजिए। विधिवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य और विस्मयवाचक वाक्य। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प बी यानी कि यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य का प्रयोग किया गया है। अर्थ के आधार पर दोस्तों वाक्य जो है 8 भेद होते हैं। पहला भेद आइए देखते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। यहाँ पर आप इस जो फैक्ट है इसको याद करेंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला प्रश्नवाचक वाक्य जैसे तुम कहाँ जा रहे हो। दूसरा जो है विधिवाचक वाक्य होता है जैसे मोहन किताब पढ़ता है। तीसरा जो निषेधात्मक वाक्य जैसे राम विद्यालय नहीं जाता है। विस्मयवाचक वाक्य जैसे वाह कितनी सुंदर दृश्य है। आज्ञावाचक वाक्य जैसे खड़े हो जाओ। इच्छावाचक वाक्य होता है जो भगवान आपको सफल करें। और संकेतवाचक वाक्य का उदाहरण है जैसे यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। और संदेहवाचक वाक्य जैसे शायद वह कल आए। तो यहाँ पर यह जो है याद करने वाला पॉइंट है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य, विधिवाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और 8वां जो है संदेहवाचक वाक्य होता है। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे कि शांत रस का अस्थायी भाव यहाँ पर बताना है। निर्वेद, रति, श्रृंगार और ग्लानि। तो यहाँ पर हम जो है शांत रस का अस्थायी भेद जो है क्या होगा या आप भी कमेंट करिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प यानी कि शांत रस का अस्थायी भाव जो है निर्वेद होता है। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति और विभत्स का अस्थायी भाव घृणा या जुगुप्सा होता है। अब प्रश्न नंबर 24 देखेंगे दोस्तों कि माघ आए बड़े बनठन के संवर के पंक्ति में कौन सा अलंकार है। मेघ आए बड़े बनठन के संवर के पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो उपमा अलंकार, अनियोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। तो आप थोड़ा सा जो है दिमाग अपना लगाएंगे तो आप इस प्रश्न का जो सही उत्तर दे लेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि मानवीकरण अलंकार। साथियों क्योंकि यहाँ पर मेघ यानी कि बादल और बादलों को यह कहा जा रहा है कि वह बड़े बनठन के संवर के यानी कि हीरो की तरह आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है निर्जीव चीज़ को सजीव चीज़ के जैसे वर्णन किया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे कि बगलें झांकना मुहावरे का अर्थ है अत्यंत लज्जित होना, दायित्व की स्थिति आने पर आंखें चुराना और असंभव बातें करना, शरीर अस्वस्थ होना और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि दायित्व की स्थिति आने पर आंखें चुराना बगलें झांकना मुहावरे का अर्थ होता है। हिंदी साहित्य में राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत हैं कौन। तुलसीदास, राघवानंद, स्वामी रामानंद और नाभादास। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि स्वामी रामानंद। हिंदी साहित्य में राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत स्वामी रामानंद हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है और राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया, परंतु इसे प्रतिष्ठित और प्रसारित रामानंद ने किया और इनके गुरु का नाम राघवानंद था। अब साथियों प्रश्न नंबर 27 से 30 के लिए यहाँ पर गद्यांश दिया गया है। तो आप जो है और कई साथी मेरे कमेंट कर रहे थे कि सर इन प्रश्नों का PDF कहाँ पर मिलेगा। तो साथियों मेरा एक और जो है टेलीग्राम चैनल है। थोड़ा सा मैं अभी नया हूँ तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं आता है कि टेलीग्राम चैनल को कैसे हैंडल किया जाता है और उस पर कैसे अपलोड किया जाता है, लेकिन फिर भी मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ। तो वहाँ पर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एग्ज़ाम फर्स्ट
वन के नाम से एक टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया है। तो उसी चैनल पर जो है मैं पूरा पीडीएफ जो है आपको दे दूंगा, अपलोड कर दूंगा। तो आप जाकर वहाँ से इन प्रश्नों का आप जो है आप पीडीएफ ले सकते हैं और वहाँ से आप जो है खुद से पढ़ाई कर सकते हैं। तो सभी साथी जो है जो चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वहाँ पर पीडीएफ की लिंक वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक लगाया जाता है। तो उस सेक्शन में देखेंगे तो मैं जो है किसी वीडियो में लगा देता हूँ। तो आने वाले अब मैं सभी वीडियो में लगाऊंगा। तो आप जो है थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे और वहाँ से आप जो है पीडीएफ जो है डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पर इसको जो है पढ़िएगा आप। लेकिन साथियों मैं इसका एक ट्रिक आपको मैं बता रहा हूँ कि जब भी अनसीन पैसेज से आपको प्रश्न पूछे जाएँ तो पैसेज कितना भी बड़ा हो आपको घबराना नहीं होता है। आप जो है पहला काम किया करिए कि सबसे पहले पहला प्रश्न को पढ़ लीजिए कि पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, और उसके बाद जो है पैसेज को 1 से 2 बार पढ़िए। आप 100% जो है सटीक उत्तर पर आप जो है चले जाएंगे। बाकी आपको यह ध्यान रखना होता है कि जो भी आप उत्तर देते हैं वह जो है इस पैसेज से ही संबंधित उत्तर होना चाहिए। जैसे साहसी मनुष्य क्या उधार नहीं लेता, सपने, विचार, अवसर और बुद्धि। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प है, यानी कि साहसी मनुष्य जो है वह सपने उधार नहीं लेता। तो यहाँ पर आप जो है यह पैसेज में यहाँ पर जो है सपने के बारे में बताया गया होगा, इसीलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प है, यानी कि सपने। साहसी मनुष्य किसके समान है, भैंस, भेड़, जानवर और सिंह। तो इस प्रश्न का तो आप जो है ऑटोमेटिक उत्तर बता ही लेंगे कि जो साहसी मनुष्य होते हैं वह सिंह है, यानी कि शेर के समान होते हैं। दुनिया की परवाह किए बिना जीने वाला व्यक्ति से किसको प्रकाश मिलता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प सी, यानी कि मनुष्यता को। और लेखक ने कैसे जीवन को महान बताया है, तो विवेकशील जीवन को, कमजोरी को, हिम्मत को और स्वावलंबनपूर्ण को। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प डी, यानी कि लेखक ने हिम्मती मनुष्य के जीवन को महान बताया है। अब साथियों यहाँ से 15 प्रश्न जो है रीजनिंग के प्रश्न हैं, तो उन प्रश्नों को यहाँ पर हम स्किप करेंगे और सीधे जो साथियों है हम प्रश्न नंबर 46 से जो जीएस के प्रश्न है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आइए आप सभी साथी जो है रीजनिंग की तैयारी आप अपने सिरे से करते रहिएगा। तो साथियों आइए शुरुआत करते हैं कि प्रश्न नंबर 46 से कि वेदों में लिखे भगवान वरुण के आह्वान सम नो वरुण को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा अपनाया गया था। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी, यानी कि भारतीय नौसेना के द्वारा यह आदर्श वाक्य अपनाया गया है। गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन का आह्वान किया था। चौरी चौरा, बंगाल अकाल, साइमन आयोग की नियुक्ति और काकोरी ट्रेन एक्शन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है साथियों वह विकल्प, यानी कि चौरी चौरा की जो इंसिडेंट हुआ था उसी के फलस्वरूप असहयोग आंदोलन का आह्वान किया गया था। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित एक कस्बा है। इस कस्बे में 4 फरवरी 1922 को किसानों की भीड़ ने यहाँ के एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिसके कारण 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। और इस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो 1920-22 से तक चला को वापस ले लिया था। तो यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि चौरी चौरा की घटना वह जो है 4 फरवरी 1922 को हुई थी। निम्नलिखित में से किस पर्वत को हाथी पर्वत के रूप में भी जाना जाता है, जो मध्य केरल के दक्षिण पश्चिमी घाटों में पहाड़ों की एक श्रृंखला पर स्थित है और यह पश्चिम तमिलनाडु की सीमा तक फैला हुआ है। तो अन्नामला या अन्नामलाई, कुन्नूर, येलागिरी और वालपराई। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वह विकल्प ए, यानी कि अन्नामला या अन्नामलाई पहाड़ी को जाना जाता है। प्रश्न नंबर 49 देखेंगे कि सिल्वी कल्चर से आप क्या समझते हैं। तो आप सभी साथी जो है इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि यह रेशम के कीड़ों को उगाने का विज्ञान है, यह वन खेती का विज्ञान है, और यह मछली पकड़ने का विज्ञान है, यह भेड़ पालने का विज्ञान है। तो साथियों यह इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प बी, यानी कि यह वन खेती का विज्ञान है। सिल्वीकल्चर वनों एवं वन्य संसाधनों के विकास तथा गुणवत्तावर्धन का विज्ञान है, अर्थात यह वन खेती का विज्ञान है। अब साथियों अन्य को हम देख लेते हैं कि एक सेरीकल्चर होता है, वह रेशम के कीड़ों को उगाने का विज्ञान कहलाता है। मत्स्य पालन का जो विज्ञान होता है उसे पीसी कल्चर कहा जाता है। और रेशम कीट हेतु शहतूत उगाना यह जो है मोरी कल्चर कहलाता है। और अंगूर की खेती विटीकल्चर और सब्जी की खेती यानी विज्ञान जो है ओलेरीकल्चर कहलाता है। तो उसमें से आप विटीकल्चर, ओलेरीकल्चर और पीसी कल्चर को आप जो है एक साथ नोट करेंगे और अपने जो नोट्स में नोट करेंगे और इसे याद करेंगे। प्रश्न नंबर 50 देखेंगे कि प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि जो है किसके समकालीन थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प सी, यानी कि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे।
तारीख फिरोज शाही के लेखक हैं कौन? जियाउद्दीन बर्नी, हसन निजामी, इसामी और इब्न बतूता। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प ए यानी कि तारीख फिरोज शाही के लेखक जो है जियाउद्दीन बर्नी हैं। जियाउद्दीन बर्नी 1285 से 1357 तक एक इतिहासकार थे। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक के शासनकाल का वर्णन अपनी पुस्तक में किया है। इसकी प्रसिद्ध कृति तारीख फिरोज शाही है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी मिलती है। प्रश्न नंबर 52 देखेंगे दोस्तों कि 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में फांसी दी थी, किस जगह पर? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्पी यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को ब्रिटिश सरकार ने 1859 को शिवपुरी में फांसी दी थी और इनका मूल नाम आत्मारंग पांडुरंग था। तो आप जो यह फैक्ट याद करेंगे कि तात्या टोपे का जो मूल नाम है वह आत्माराम पांडुरंग था और इनको शिवपुरी में फांसी दी गई थी। शिवपुरी आप याद रखेंगे। और सबसे जो प्रश्न पूछा जाता है ज़्यादा वह जो है इनके मूल नाम से पूछा जाता है, तो इनका मूल नाम जो है आत्माराम पांडुरंग था। पंचशील का नारा किससे संबंधित है? महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वामी विवेकानंद। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वह विकल्प जो है सी यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से पंचशील का नारा संबंधित है। पंचशील का नारा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ध्यातव्य है कि नेहरू जी की विदेशी नीति का मूल आधार पंचशील सिद्धांत ही था। भारतीय संविधान की दी गई निम्न किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून संबंधी प्रावधान सम्मिलित हैं? 6वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची और 9वीं अनुसूची। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा साथियों वह विकल्पी यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा? तो आइए हम यहाँ पर व्याख्या देखते हैं कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून संबंधी प्रावधान सम्मिलित हैं और यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई। इसमें 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा संशोधन किया गया, जिसका उद्देश्य दल बदल पर रोक लगाकर केंद्र और राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार को निर्धारित करना है। तो दल बदल विरोधी संबंधी कानून जो है वह भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, 10वीं अनुसूची। ग्रेट बैरियर रीफ एक है, पर्वत श्रृंखला है, प्रवाल रचना है, मानव निर्मित द्वार है और ज्वारीय भित्ति। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्पी यानी कि एक प्रवाल रचना है। ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल रचना है जो 2500 रीफ और 900 द्वीपों को मिलाकर लगभग 3,48,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। यह रीफ ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप स्थित है और ग्रेट बैरियर रीफ मूंगे की सबसे बड़ी दीवार है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न अब देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा चक्र पृथ्वी पर मौसम के पैटर्न का एक महत्वपूर्ण पहलू है? कार्बन चक्र, जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र और ऑक्सीजन चक्र। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प बी यानी कि जल चक्र जो है मौसम के पैटर्न का एक महत्वपूर्ण पहलू है। उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है और यह उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि यह गुजरात राज्य में स्थित है और उकाई बांध ताप्ती नदी पर गुजरात राज्य के सूरत जिले में बनाया गया है। तो आप यह फैक्ट याद रखेंगे कि उकाई बांध गुजरात राज्य में ताप्ती नदी पर और सूरत जो है जिले में अवस्थित है। आपातानी जनजातियां निम्न में से किस राज्य के मूल निवासी हैं? यह प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प बी यानी कि अरुणाचल प्रदेश। आपातानी जनजातियां जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य के मूल निवासी हैं। निम्नलिखित में से किस ऊष्मा अंतरण विधि से पृथ्वी को सूरज से ऊर्जा प्राप्त होती है? विकिरण से, चालन से, संवहन से और मॉड्यूलन से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प यानी कि विकिरण से जो है पृथ्वी को सूरज से ऊर्जा प्राप्त होती है। रोगी को रेडियोलॉजिकल यानी कि विकिरण चिकित्सात्मक किरण परीक्षण से पहले निम्नलिखित में से कौन सा घोल पीने का निर्देश दिया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि बेरियम सल्फेट पीने का निर्देश दिया जाता है। कृषि क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली मीथेन गैस के अतिरिक्त एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस यानी कि जीएचजी क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड और आर्सेन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड।
प्रश्न नंबर 62 देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी। तो यहाँ पर यह बताना है कि किसकी हत्या के प्रयास के लिए खुदीराम बोस जी को फांसी दिया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वह विकल्प ए यानी कि किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास के लिए खुदीराम बोस जी को फांसी दी गई थी। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का विभाजन किया तो उसके विरोध में सड़कों पर उतरे अनेक भारतीयों को उस समय कलकत्ता के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड ने क्रूर दंड दिया। युगांतर समिति का एक गुप्त बैठक में किंग्सफोर्ड को मारने का निश्चय किया गया और इस कार्य हेतु खुदीराम बोस जी तथा प्रफुल्ल कुमार चाकी जी का चयन किया गया था, परंतु इनके द्वारा फेंके गए बम से वह बच गया और वायनी रेलवे स्टेशन पर पुलिस से घिर जाने पर प्रफुल्ल कुमार चाकी ने अपने आप को गोली मार ली, परंतु खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास के लिए 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई थी। शक्ति सेट मिशन के तहत किस वर्ष उपग्रह प्रक्षेपण का लक्ष्य है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि 2026 तक। प्रश्न नंबर 64 देखेंगे कि पिंक अलार्म प्रणाली की स्थापना किस जिले में की गई है? भोपाल में, इंदौर में, दतिया में और ग्वालियर में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि दतिया में किया गया है। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पिंक अलार्म प्रणाली की स्थापना की गई है, जो राज्य में अपनी तरह की अनोखी पहल है। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस यानी कि पीबीडी का आयोजन किस वर्ष और किस स्थान पर किया जाएगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि 2025 में भुवनेश्वर में किया जाएगा। कंप्यूटर कई प्रकार से डेटा मैनिपुलेट करते हैं और इस मैनिपुलेशन को कहते हैं क्या? अपग्रेडिंग, प्रोसेसिंग, बैचिंग और यूटिलाइजिंग। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि उसे जो है प्रोसेसिंग कहा जाता है। जब आप का प्रयोग कर रहे होते हैं तो आप सदैव माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रस्तुत किए गए सर्वाधिक अपडेटेड ऐप्स चला रहे होते हैं। यह नियमित सुरक्षा अपडेट्स सुधारों को प्रकट यानी कि अनलॉक करता है और अति महत्वपूर्ण रूप से नवीनतम विशेषताएं और टूल्स जैसे ही उपलब्ध होता है उनका उपागम करवाता है। ऑफिस 2019, ऑफिस 365, ओपन ऑफिस और क्लाउड ऑफिस 2019। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प बी यानी कि ऑफिस 365। ऑफिस 365 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रस्तुत किए गए वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, आउटलुक आदि जैसी प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशन का क्लाउड आधारित सूट है। यह नियमित सिक्योरिटी अपडेट ऐप्स होता है जो नियमित सिक्योरिटी अपडेट्स तथा सुधारों को प्रकट करता रहता है। एमएस वर्ड में फंड डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ई यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आइए पूरा व्याख्या देखते हैं कि Ctrl+D शॉर्टकट की का उपयोग फंड बॉक्स डायलॉग ओपन करने के लिए किया जाता है। तो फंड डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए केवल Ctrl+D का उपयोग किया जाता है। Alt+F का उपयोग रिबन में फाइल मेनू या फाइल टाइप ओपन करने के लिए किया जाता है। Ctrl+F शॉर्टकट की का उपयोग फाइंड डायलॉग ओपन करने के लिए किया जाता है और Ctrl+I शॉर्टकट की का उपयोग चयनित शब्द को इटैलिक करने के लिए किया जाता है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ई, क्योंकि यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह Ctrl+D होगा। जब आप MS पावरपॉइंट में पहली प्रस्तुति फाइल बनाते हैं तो डिफ़ॉल्ट फाइल नाम क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि प्रेजेंटेशन 1। साथियों कंप्यूटर से बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं, तो आप जो कंप्यूटर को हल्के में नहीं लेंगे। आप किसी भी UP-SSC की स्पेशली अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको 3 चीज़ों पर बहुत ही ज़्यादा पकड़ होनी चाहिए। एक तो हिंदी पर, बाकी UP GK पर और कंप्यूटर पर। अगर आप इन तीनों चीज़ों पर महारत हासिल कर लेते हैं तो निसंदेह जो है आप कोई भी एग्जाम जो है UP-SSC से संबंधित क्वालिफाई कर लेंगे। प्रश्न नंबर 70 देखेंगे कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि GUI में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। तो कौन सी डिवाइस लाई जाती है? तो वह जो है विकल्प बी यानी कि माउस जो है वह लाई जाती है। एक दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में होते हैं, क्या होते हैं यहाँ पर हमको बताना है कि केवल एक इनपुट डिवाइस, केवल 2 इनपुट डिवाइस, इनमें से कोई नहीं, और बहुत से इनपुट डिवाइस। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प डी यानी कि बहुत से इनपुट डिवाइस। जब आप कंप्यूटर बूट करते हैं तो क्या होता है यहाँ पर हमको बताना है।
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क से रैम में कॉपी किया जाता है। वर्ड प्रोसेसिंग के जरिए क्रिएट की जाने वाली फाइल को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि डॉक्यूमेंट फाइल कहा जाता है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट के संबंध में निम्नलिखित चित्र में दिखाए गए डायलॉग बॉक्स का क्या महत्व है? तो यहाँ पर यह बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि टेक्स्ट को ढूंढने और बदलने में। प्रश्न नंबर 75 देखेंगे कि कैल्क में एक वर्कशीट में अधिकतम कितनी सेल होती है, यहाँ पर बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि 1073741824। तो इस तरह का भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको थोड़ा सा डीप स्टडी जो है वह करनी पड़ेगी। यह बताइए कि निम्न कथन सही है या गलत है। पहला स्टेटमेंट कि गूगल एक वेब सर्च इंजन है और इसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा चलाया जाता है। बिंग एक वेब सर्च इंजन है जिसका मालिक गूगल है और यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा चलाया जाता है। तो इन दोनों स्टेटमेंट को हमको बताना है कि कौन सा इसमें सही है और कौन सा गलत है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प ए यानी कि कथन 1 और कथन 2 दोनों ही गलत हैं। गूगल सर्च इंजन अमेरिकी बहुराष्ट्रीय सार्वजनिक कंपनी है और यह इंटरनेट आधारित कई सेवाएं और उत्पाद बनाता तथा विकसित करता है, जबकि बिंग जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा स्वामित्व और संचालित एक वेब सर्च इंजन है। अतः दोनों कथन यहाँ पर गलत हैं। पेज ऑब्जेक्ट की पेज प्रॉपर्टी क्या करती है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि पेज और लेआउट पेजों के बीच साझा किए गए डेटा तक पहुंच जैसे प्रॉपर्टी प्रदान करता है। KYC का अर्थ होता है, यहाँ पर यह बताना है। तो यह प्रश्न काफ़ी आसान है, आप सभी जानते हैं और सभी ने KYC जरूर करवाया भी होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि नो योर कस्टमर। हैकर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई यह बताना है। NIT, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और वेल्स लैब। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ई यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा आइए देखते हैं। हैकर शब्द की उत्पत्ति NIT नहीं बल्कि MIT से हुई थी। मशीन के साथ इंटरेक्ट करने के लिए हैकर शब्द का पहली बार उपयोग 1955 में MIT यानी कि मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एक बैठक के दौरान हुई थी। और हैकर का वास्तविक अर्थ है किसी तंत्र या प्रणाली की कार्य पद्धति को जानने के लिए उसमें छेड़छाड़ करने वाला व्यक्ति जो सॉफ्टवेयर तथा नेटवर्क में विद्यमान सुरक्षा खामियों का पता लगाकर उनका उपयोग नेटवर्क में घुसने या डेटा का अनधिकृत प्रयोग करने के लिए करता है। अतः इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ई यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर जो है वह NIT नहीं बल्कि MIT यानी कि मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक एक डेटा सेट पर एक मॉडल को प्रशिक्षित करके और नए डेटा पर भविष्यवाणियां करने के लिए डेटा में पैटर्न की पहचान करने के लिए उपयोग की जाती है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वह विकल्प बी यानी कि मशीन लर्निंग उसे कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? UPGK से संबंधित प्रश्नों को यहाँ पर हम देखेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि महाराजगंज। निम्न प्रकार की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि काली कपास की मिट्टी की। बुंदेलखंड क्षेत्र में मुख्यतः दो प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी और लाल मिट्टी। काली मिट्टी में दो प्रमुख वर्ग की मिट्टी पाई जाती है जिसे काबर और मार कहते हैं। इस तरह की मिट्टी में जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है और उत्पादन क्षमता भी बहुत अधिक होती है। लाल मिट्टी, इस मिट्टी को लेकर यारुआ दो समूहों में विभक्त किया जा सकता है। इस मिट्टी में जल धारण क्षमता एवं उत्पादन क्षमता बहुत कम है। इस मिट्टी की बृहद संरचना के कारण इसमें भू कटाव बहुत अधिक होता है। यानी कि बुंदेलखंड क्षेत्र में काली मिट्टी और लाल मिट्टी दोनों पाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि विजय सागर पश्चिम बिहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? महोबा में, मेरठ में, मुरादाबाद में और महाराजगंज में। तो इस प्रश्न का आप सभी साथी जो है उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो आइए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह देखते हैं। तो वह विकल्प यानी कि महोबा में। विजय सागर पक्षी बिहार उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में स्थित है, जो एक पक्षी अभ्यारण्य है जो विजय सागर झील के किनारे स्थित है। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 84 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गंगा वाराणसी, गोमती सुल्तानपुर, कोसी गोरखपुर और सरयू अयोध्या। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि कोसी जो है गोरखपुर यही सुमेलित नहीं है, क्योंकि गोरखपुर जो है वह दोस्तों राप्ती नदी के किनारे, वाराणसी जो है वह गंगा नदी के किनारे और सुल्तानपुर जो है वह गोमती नदी तथा अयोध्या सरयू नदी के किनारे अवस्थित है।
प्रश्न नंबर 88 देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी की फसलें कौन सी है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प है, यानी कि गेहूं, चना, मटर और जौ उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी की फसलें हैं। रबी की फसलों की बुआई अक्टूबर नवंबर माह में की जाती है तथा इन फसलों की कटाई मार्च अप्रैल तक कर ली जाती है। और उत्तर प्रदेश की प्रमुख रबी फसलें गेहूँ, जौ, चना, मटर, अलसी, सरसों, धनिया आदि हैं। तो साथियों, आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है आप ज़रूर जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और मुझे आप अगर अपना शुभचिंतक या अपना दोस्त मानते हैं तो प्लीज़ साथियों आप वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। और साथियों, मैं आपके लिए इसी तरह लेखपाल के लिए या जितनी भी आगामी भर्ती आएंगी, यूपी पुलिस, लेखपाल, होमगार्ड, सभी के लिए साथियों मैं आपको कंटेंट तैयार करके और पूरा अच्छे से आपका रिवीजन यहाँ पर मैं करवाऊँगा। तो साथियों, आप सभी की बस एक जिम्मेदारी है कि आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इस चैनल को अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कीजिएगा। तो साथियों, आइए प्रश्न नंबर 86 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश पर्यटन के बौद्ध सर्किट का हिस्सा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी, यानी कि सारनाथ, क्योंकि सारनाथ जो है धर्मचक्र परिवर्तन यानी कि बौद्ध धर्म से ही जुड़ा है। तो यह तो ऑब्वियस सी बात है कि यह बौद्ध सर्किट का हिस्सा होगा। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है, यह बताना है हमको। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी, यानी कि नोएडा में। यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय है कहाँ पर। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी, यानी कि कानपुर में। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय कानपुर में स्थित है और मार्च 1961 में स्थापित इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं से युक्त स्वीकृत औद्योगिक नगरों एवं औद्योगिक क्षेत्र का विकास करना है। उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी, यानी कि आजमगढ़। उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है और इस जनपद को नवाब आजम शाह ने बसाया था। इसी कारण जो इसका नाम जो आजमगढ़ पड़ा। और 15 नवंबर 1994 को 14वें मंडल के रूप में आजमगढ़ मंडल का सृजन किया गया। और आजमगढ़ जिले में 8 तहसील, 22 ब्लॉक, 11 विधानसभा तथा 2 लोकसभा सीटें हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्वायत्त संस्था के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के अंतर्गत गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी यानी कि नेडा का निर्माण कब किया। तो इस प्रश्न का जो साथियों सही उत्तर है वह विकल्प डी, यानी कि अप्रैल 1983 में। एक प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थस्थल नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी, यानी कि सीतापुर में। गुदई महाराज प्रसिद्ध तबला वादक निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित थे। तो साथियों, इस प्रश्न का आप सही उत्तर देंगे बनारस घराना, लखनऊ घराना, आगरा घराना और रामपुर घराना। तो जो गुदई महाराज है वह बनारस घराने से संबंधित थे। यमुना एक्सप्रेसवे है कहाँ से कहाँ तक, नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक, लखनऊ से आगरा तक और आगरा से प्रयागराज तक। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी, यानी कि ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था। इस प्रश्न का हमको उत्तर बताना है। तो इस प्रश्न का जो साथियों सही उत्तर है वह विकल्प ए, यानी कि हुसैन शाह। आइए कुछ और फैक्ट देख लेते हैं कि जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक हुसैन शाह था और इस वंश की स्थापना मलिक सरवर द्वारा सन 1394 में किया गया था। उल्लेखनीय है कि जौनपुर शहर की स्थापना 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी और जिसका वास्तविक नाम जौना खान था। तो जौनपुर से संबंधित फैक्ट्स को आप याद रखेंगे क्योंकि यह परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है। निम्नलिखित संस्थानों में कौन सा आगरा में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी, यानी कि एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट। आगरा में स्थित एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट यानी कि हवाई वितरण अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की एक प्रयोगशाला है। यह संस्थान पैराशूट पर पैराशूट सिस्टम, एयर क्रू पैराशूट सिस्टम, ब्रेक पैराशूट, हैवी ड्रॉप सिस्टम, एयरशिप टेक्नोलॉजी और एयरक्राफ्ट अरेस्टर बैरियर सिस्टम के विकास में शामिल है। संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए, यानी कि सर हरमसजी परोसा मोदी, यानी कि HP मोदी। संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश करने के बाद इस प्रांत के प्रथम राज्यपाल श्री HP मोदी 1949 से 1952 तक थे। और यहाँ पर देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो नामकरण हुआ कैसे हुआ।
सबसे पहले उत्तर पश्चिम प्रांत 1836 से, उसके बाद उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध का प्रांत 1877 से, संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध 1902 से, संयुक्त प्रांत केवल जो 1937 से, और उत्तर प्रदेश का जो असली नाम है उत्तर प्रदेश वह 24 जनवरी 1950 से अस्तित्व में आया। शेष सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प यानी कि कालिंजर के विरुद्ध था। शेरशाह सूरी का अंतिम विजय अभियान 1545 ईस्वी में कालिंजर के विरुद्ध था। इस अभियान के दौरान एक बम गोला फटने से उसकी मृत्यु हो गई और कन्नौज का युद्ध 1540 में शेरशाह और हुमायूं के मध्य हुआ, जिसमें शेरशाह विजयी था। भारतीय ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि गाजियाबाद में। और हाल ही में वाराणसी में सर्ववेद मंदिर का उद्घाटन किया गया। यह किस महर्षि की शिक्षाओं एवं उपदेशों का प्रतीक है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि सदाफल देव का। सर्ववेद मंदिर महर्षि सदाफल देव की शिक्षाओं एवं उनके उपदेशों का प्रतीक है और इस महामंदिर को विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र यानी कि मेडिटेशन सेंटर कहा जा रहा है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना को स्वतंत्रता नहीं प्रदान की गई है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि झांसी में। अक्टूबर 2023 को प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के अनुसार उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र और महाराजगंज जिले में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। मिर्जापुर के अतरौला, पांडे ग्राम, सोनभद्र के ग्राम मारकुंडी और महाराजगंज के कुनसेरवा गांव में यह संग्रहालय स्थापित किया जाएगा, जबकि झांसी में इस तरह का कोई भी संग्रहालय स्थापित नहीं किया जाएगा। तो साथियों, यहाँ पर हमने प्रैक्टिस सेट 15 के सभी 100 प्रश्नों को देख लिया। अब साथियों, जूनियर असिस्टेंट 3284 वालों से एक विशेष जो है आग्रह और अपील करना है कि साथियों, अब आज तो पूरा 15 प्रैक्टिस सेट हमने जूनियर असिस्टेंट के लिए देख लिया। आपका एग्ज़ाम जो है वह जो है 1 फरवरी को है और अभी जो दोस्तों है वह आज 7 तारीख है, तो कम से कम आपके पास 20 से 25 दिन तैयारी करने के लिए और बचे हुए हैं। तो साथियों, ऐसे में आप क्या करेंगे? तो मेरी तरफ से साथियों आप सभी के लिए जो प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जाएगा उसके तुरंत बाद इस प्रैक्टिस सेट के 15 प्रैक्टिस सेटों को जोड़कर कंबाइन करके मैं एक साथ अपने चैनल पर वीडियो जो है अपलोड कर दूंगा। तो जो भी साथी सीरियसली तैयारी कर रहे हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए, वह जो है अंतिम समय में उनकी रणनीति यही होनी चाहिए कि वह जितने से ज़्यादा प्रश्नों को अपने सामने से गुजार लेंगे उतना ही उनके लिए हेल्पफुल होता है। क्योंकि साथियों, स्टडी करना एक अलग चीज़ है, लेकिन प्रश्नों से परिचय होना यह एक अलग चीज़ है। आप जितने से ज़्यादा, आपको जहाँ से भी प्रश्न मिले तो वहाँ से आप जो है जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को अपने सामने से गुजारिए, उनको पढ़िए। ये नहीं कि उनको याद ही कर लेना है, लेकिन आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को अपने सामने से गुजारेंगे उतने ज़्यादा ही आपका जो माइंड है एग्जाम हॉल में काम करता है। तो आप सभी साथी एक बार मास्टर वीडियो को पूरा जो है 1500 के आसपास जो प्रश्न होंगे 15 प्रैक्टिस सेट को लेकर, उसको जो है आप ज़रूर से रिवाइज करिएगा। तो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथियों, चैनल पर होमगार्ड के लिए और लेखपाल के लिए और आने वाली सभी UPSSC से जो मेंस एग्जाम होंगे उनको लेकर सीरीज चलाई जा रही है, तो आप अपने दोस्तों के बीच में भी इस चैनल को शेयर कीजिएगा। तो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।